अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी रिफ़त मैम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th के सिविक्स का चैप्टर ऑन इक्वालिटी। इस चैप्टर में हमें बहुत सारी स्टोरीज़ के ज़रिए समझाया गया है कि हमें राइट टू इक्वालिटी किस तरह मिल गया है। लेकिन क्या हमारे समाज में इक्वालिटी है? इन स्टोरीज़ में हमें समझाया गया है। इस चैप्टर में दिखाया गया है इलेक्शन हो रहा है और लाइन में सारे के सारे लोग इलेक्शन के लिए खड़े हैं। एक टीचर है, एक ट्रेडर है, एक स्टूडेंट है और एक डोमेस्टिक वर्कर है। और ये दिन इलेक्शन का दिन है। और कांता जो है वो एक डोमेस्टिक वर्कर है। वो अपनी फ्रेंड सुजाता से कह रही है कि कितनी अच्छी बात है कि हम लोग एक साथ खड़े हैं। और जैन साहब जिनके यहाँ मैं काम करती हूँ वो भी इसी लाइन में खड़े हैं। फिर कांता कहती है मैं उसके लिए वोट दूंगी जिसने वादा किया है कि हमारे एरिया में वाटर सप्लाई की फैसिलिटी मुहैया करवाएंगे। इक्वालिटी जो है वो डेमोक्रेसी की एक बहुत इम्पॉर्टेंट की है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने हम सबों को वोट देने का हक दिया है, जिसके तहत अमीर व गरीब का वोट बराबर होता है। और हम देखेंगे कि क्या हमें सोशल इक्वालिटी मिली है कि नहीं। कांता जो है उससे काम के लिए जाना पड़ता है। वो काम पे जाती है ताकि उसको एडवांस मिले और अपनी बेटी का इलाज करवा सके। जब कांता घर पहुंचती है वो फिर अपनी बेटी को गर्म पानी देती है और फिर कहती है शाम को हम हॉस्पिटल जाएंगे। जब वो बाहर निकलती है और देखती है कि उसके मोहल्ले में हर तरफ कितनी ज़्यादा गंदगी है, इसीलिए उसकी बेटी बीमार होती है बार बार। जब कांता काम कर रही होती है तो उससे अपनी मालकिन बोलती है अच्छे से सफाई करो। और जब कांता उससे एडवांस मांगती है और वो उससे देती है और कहती है इससे हर बार अपनी आदत मत बनाना। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो उससे लाइन में खड़ा होना पड़ता है और वो सोचती है कि भले ही जैन साहब हमारे साथ वोट देने की लाइन में खड़े रहे थे, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल में कभी भी लाइन में खड़ा होना नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे इक्वल राइट टू वोट। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जैसे इंडिया में हर एक को वोट देने का हक है, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, हर एक को 18 साल की एज के बाद वोट देने का हक होता है, जिससे हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। राइट टू वोट जो हमें मिलता है वो आइडिया ऑफ इक्वलिटी पे बेस्ड है। कांता ने भी जब वोट दिया था वो बहुत खुश थी कि वो बाकी लोगों के बराबर हैं वोट देने में। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरा उससे ये एहसास हुआ कि उससे पॉलिटिकल इक्वालिटी तो मिली है लेकिन सोशल इक्वालिटी नहीं। अब हम पढ़ेंगे अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। कांता जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहती है जिसको राइट टू वोट का हक मिला है, पर उसकी सोशल लाइफ अलग है पॉलिटिकल लाइफ से, क्योंकि सोशल लाइफ में इक्वलिटी का नाम निशान नहीं है। गरीब होने के अलावा ज़ात पात और रिलीजन पे भी इनइक्वलिटी होती है इंडिया में सबसे ज़्यादा। कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी इंडिया में कास्ट सिस्टम है। रूरल एरियाज़ में कास्ट सिस्टम पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, जबकि अर्बन एरियाज़ में ऐसा नहीं होता है। वो हर एक कास्ट को एक जैसा समझते हैं, लेकिन कुछ अर्बन लोग ऐसे भी हैं जो अपनी कास्ट को सबसे ऊंचा रखते हैं।
اب ہم پڑھیں گے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے بارے میں۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر ایک دلت تھا اور کس طریقے سے ان کو اسکول میں پانی نہیں پینے دیا جاتا تھا اور کس طرح ان کے ساتھ غلط سلوک کیا جاتا تھا۔ دلت ایک ایسی ٹرم ہے جو لوور کاسٹس خود کے لیے یوز کرتے ہیں۔ دلت کا معنی ہے بروکن یعنی ٹوٹا ہوا۔ یہ ورڈ دلت یوز کرتے تھے تاکہ وہ بتا سکیں کہ لوگوں کے غلط سلوک نے انہیں کیسے بنایا تھا۔ پھر اوم پرکاش والمیکی جو ایک فیمس دلت رائٹر تھا، وہ اپنی آٹو بایوگرافی میں کہتے ہیں کہ مجھے کلاس روم میں سب اسٹوڈنٹس سے الگ بیٹھنا پڑتا تھا اور وہ بھی فلور پہ بیٹھنا پڑتا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے سب بچوں کے پیچھے دروازے پہ بیٹھنا پڑتا تھا اور وہ بچے مجھے بنا کسی ریزن کے مارتے تھے۔ جب اوم پرکاش 4th کلاس میں پڑھتا تھا تو اس کو اس کے ہیڈ ماسٹر نے پلے گراؤنڈ صاف کرنے کو کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ پلے گراؤنڈ بہت بڑا تھا جبکہ میرا فزیک اتنا اچھا نہیں تھا کہ میں پلے گراؤنڈ کی صفائی کر پاتا۔ صفائی کرنے کی وجہ سے میری پیٹھ میں درد ہونے لگا۔ میرا منہ گندگی سے بھرا ہوا تھا۔ میرے منہ میں پوری دھول جا چکی تھی۔ باقی سارے بچے کلاس میں پڑھ رہے تھے اور میں صفائی کر رہا تھا۔ ہیڈ ماسٹر اپنے آفس میں بیٹھا تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے پانی پینے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے پورے دن صفائی کی، اسکول کے ہر روم کے دروازوں کو، کھڑکیوں کو صاف کیا۔ اوم پرکاش یہ کام کئی دنوں تک کر رہے تھے۔ یہ سلسلہ تب ختم ہوا جب اوم پرکاش کے فادر نے اوم پرکاش کو صفائی کرتے ہوئے دیکھا اور اس نے اوم پرکاش کا ہاتھ پکڑا اور اونچی آواز میں کہا تاکہ سارے سن سکیں کہ آپ لوگ ٹیچر ہو تبھی اس وقت میں اس سے لے جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا یہ اسی اسکول میں پڑھے گا اور اس کے ساتھ باقی بچے بھی اسی اسکول میں پڑھیں گے۔ یہ سب اوم پرکاش نے اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھا تھا جس کا نام جوٹن تھا۔ تو بچوں، آٹو بایوگرافی کا مطلب ہے خود، آٹو کا مطلب ہے خود، بایو کا مطلب ہے لائف، گرافی کا مطلب ہے لکھنا۔ تو آٹو بایوگرافی ہوتا ہے اپنے بارے میں لکھنا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اس سے آگے ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔